हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपका भी टारगेट है एमटीएस तो आपको ही पता होगा कि इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है और जीके और इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इंग्लिश से रिलेटेड जो वोकेबलरी का सीरीज है वो हमारा इसी चैनल पर शुरू है। हम भी एमटीएस का ही तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी हमारा सब कुछ हुआ लेकिन टाइपिंग हम डिस्क्वालीफाई कर गए। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जो हमने गलती करी तो आपको नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश का वो सीरीज चल रहा है वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको सारा प्रीवियस क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग जितना भी प्रीवियस उसी का सीरीज करवाया जा रहा है। और जीके में जो हम लोग घटना चक्र बुक से पढ़ रहे हैं, घटना चक्र बुक का हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो में ले करके आए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। भूगोल है ये, भारत का इसमें भूगोल है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। जबकि भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 125 करोड़ तो है, लेकिन जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इस तरह से आपका मैप है। मान लीजिए इस तरह का मैप है तो आप देखते हैं यहाँ पर हिमालय है, फिर यहाँ ट्रांस हिमालय है, फिर यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, फिर पश्चिमी घाट है, तटीय क्षेत्र है, फिर द्वीप सब है। इस तरह से भारत को टोटल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगर हम लोग इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका, जैसे यहाँ देखिए इस तरह से नक्शा है और इधर आपका अंडमान है और इधर निकोबार है। तो भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु, वो मुख्य स्थल का पूछेगा तो कन्याकुमारी, लेकिन अगर पूछेगा भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो यहाँ अंडमान है, यहाँ निकोबार यहाँ। और इसमें एक बड़ा निकोबार है, एक भाग है जिसको कि बड़ा निकोबार कहते हैं। बड़ा निकोबार में सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में जलमग्न हो गया था। आपको पता होगा भारत में सबसे पहला, अगर सबसे पुराना अगर पठार की बात करते हैं तो अरावली हमारे दिमाग में आता है। अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर हम लोग यहाँ पर गुजरात को एक पॉइंट बना लें तो आपको पता चलेगा इधर जो निकला हुआ है ये है आपका अरावली पर्वत, और इसके सीधे सीधे जो गया हुआ है वो है आपका सतपुड़ा, और इधर नीचे जो गया हुआ है इधर है आपका पश्चिमी घाट। तो अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है उस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। वो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, वह कहाँ है तो राजस्थान के सिरोही में। ये अरावली पर्वत जो शुरू होता है ना, वो याद रखिएगा वो गुजरात से शुरू होता है। अगला है कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। जैसे यहाँ आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर एक कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में एक मुरुदेश्वर तट है, उसी तट से जो है कुछ दूरी पर है आपका यहाँ पर नेत्राणी द्वीप। नेत्राणी द्वीप को ही कहते हैं पिजन आइलैंड। तो इस नेत्राणी द्वीप या फिर पिजन आइलैंड पर जो अधिकार है वो है कर्नाटक का। तो वही ये सवाल कह रहा है। अगला आप सुन जानते होंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है इधर ही स्थित है। लक्षद्वीप में टोटल जो है ना 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है, लेकिन इस पर मात्र 11 ही ऐसे द्वीप हैं जिस पर कि मानव जीवन संभव है। लेकिन लक्षद्वीप पर अब कौन कौन से मुख्य मुख्य द्वीप हैं तो अमीनी, मिनिकॉय, कावारत्ती। अमीनी, मिनिकॉय, कावारत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी भी है कावारत्ती। अंडमान द्वीप को जो आप देखते हैं यह है आपका अंडमान, यह है निकोबार। अंडमान द्वीप के भी पास में, अंडमान द्वीप में 3 जो है मुख्य मुख्य द्वीप है। वो है एक नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप, बैरन द्वीप। कौन कौन सा है? नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप और बैरन द्वीप। और इसमें से बैरन द्वीप खास इसलिए है कि पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है केवल आपका बैरन द्वीप, जो कहाँ है? अंडमान द्वीप में है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम हिमालय का हिस्सा है। अरब सागर की रानी की अगर हम बात करें तो जैसे आपका ये इंडिया है, यहाँ आपका अरब सागर है। अरब सागर की रानी जो है ना वो है, वो कहते हैं कोच्चि को। अभी जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे आपका गुजरात है,
गुजरात से जब हम इधर बढ़ते हैं तो हमको पश्चिमी घाट मिलता है। तो इस पश्चिमी घाट की जो लंबाई है लगभग 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैली हुई 1600 किलोमीटर में पश्चिमी घाट है। इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसको भारत का महान ढलान भी कहते हैं, चूँकि इस पश्चिमी घाट में जैव विविधताएं बहुत देखने को मिलती है, इसलिए इसको भारत का हॉट स्पॉट भी कहते हैं। तो साथियों, यहाँ हमने एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है जिसको कि आप खुद समझ सकते हैं। यह है आपका गुजरात। गुजरात से सीधे चलते हैं तो हमको सतपुड़ा मिलता है। गुजरात से हम लोग इधर बढ़ते हैं उत्तर की ओर तो हमको अरावली मिलता है, जो कि आपको दिल्ली तक लगभग फैला हुआ है। वहीं पर यदि गुजरात के अगर दक्षिण में चलते हैं लगभग में तो वहाँ हमको पश्चिमी घाट मिलता है। और राजस्थान से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको विंध्य पर्वत भी मिलता है। अगर हम बात करें कि हिमालय जो बना था वो टेथिस सागर वहाँ पर था। वहाँ प्लेटों के आपस में टकराने से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। और अगर हम बात करें एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है, तो वो है जुंको तेबई। क्या नाम है? जुंको तेबई। लेकिन अगर भारतीय महिला की बात करें तो वो है आपका बछेंद्री पाल। आपको पता होगा कि हट्टी जो कर्नाटक जो है, कर्नाटक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहाँ पर एक जगह है हट्टी। क्या नाम है उसका? हट्टी। हट्टी से जो है ना गोल्ड निकाला जाता है, गोल्ड माइन्स है। तो पूछा जाए कि हट्टी क्या है, तो एक गोल्ड माइन्स है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। अगर हम लोग वायुमंडल के सबसे निचले परत की बात करें तो वो है क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचले परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ऐसा है कि जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता जाता है। क्षोभ मंडल ऐसा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान जो है वो गिरता चला जाता है। भारत में क्रिकेट मैदान तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक मुख्य रूप से स्टेडियम है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, जहां पर कि 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक मारने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बन गए थे। लेकिन अगर बात किया जाए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान का नाम क्या है, तो वो है चायल। क्या नाम है? चायल। और ये है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है आपका ऐसा कुछ, ठीक, हाँ, जम्मू कश्मीर जो है इसकी राजधानी दो है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीत ऋतु राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो है श्रीनगर, और वहीं पर शीतकालीन जो राजधानी है उसका नाम है जम्मू। अगला है भारत में सर्वाधिक वन। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन हैं? तो पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन जो है ना भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन पर्णपाती वन भी दो प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत का जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून। तो यहाँ भी जो पर्णपाती वन जितने भी होंगे सब के सब उष्णकटिबंधीय ही होंगे। लेकिन एक होंगे जो आर्द्र पर्णपाती वन होंगे, दूसरे जो होंगे वो शुष्क पर्णपाती वन होंगे। अगर हम लोग बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो सीधा आप चले जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद सीधे आप एक कोना धर लीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद लौटिए तो छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा दायां बगल बढ़िए तो उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा से एकदम सीधा पीछे चले जाइए तो यहाँ आपको महाराष्ट्र मिल जाता है। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में आर्द्र भूमि को बचाने के लिए ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ, जिसको कि नाम दिया गया रामसर सम्मेलन। इसमें क्या करा गया कि आर्द्र भूमि जितने भी उसका संरक्षण किया जाए। और वो कब हुआ था रामसर सम्मेलन? 2 फरवरी 1971। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। आपको भी पता होगा CFC के कारण जो है ओजोन का बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है, ओजोन बहुत ज़्यादा क्षय हो रहा है। तो इसके लिए जो है 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। कनाडा में है ये मॉन्ट्रियल। तो इस सम्मेलन में कहा गया कि CFC को जो है ना 2000 तक में पूरी तरह प्रतिबंध कर देंगे। सोच लीजिए 1987 में ऐसा बैठक हुआ और कहा गया कि 2000 तक में जो है ना CFC को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ बातों ही बातों में रह गया, लेकिन CFC जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब देखिए ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि दोनों ध्रुवों पर जो बर्फ़ हैं वो सब पिघल जाएंगे। जब वो पिघल जाएंगे तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो वैश्विक तापन और ये जो है हमारे
पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो हरितगृह गैस के कारण, हरितगृह गैस के कारण। तो इसी हरितगृह गैस के प्रभाव को, इसी गैस को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में हुआ था। यदि हम लोग बात करें, लाल मिट्टी में खेती करना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जल धारण करने की क्षमता इसकी बहुत कम होती है। अगर हम लोग भारत में बात करें कि सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, तो याद रखिएगा, एक नंबर पर है चावल और दूसरे नंबर पर है गेहूं। अगर चावल की सर्वाधिक खेती की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल, गेहूं की सर्वाधिक खेती की बात करें तो यूपी है। लेकिन वहीं पर सर्वाधिक रबर की बात करें तो वो केरल में है। जबकि वहीं पर अगर रेशम की खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा है आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। में जो है ना, नदियाँ तो बहुत सारी हैं भारत में। अगर शुरू से अंत तक देखा जाए तो इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से कितनी नदियाँ हैं? तो 12 नदियों को प्रमुख रूप से वरीयता दिया गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये सभी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक में एक कुर्ग जिला है, वहीं पर एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकल करके तिरुचिनापल्ली होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। वहीं पर दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से ही आपका नर्मदा नदी निकलती है। हमने अभी तुरंत आपको बताया कि इधर की ओर जो पहाड़ी है वो है आपका विंध्य पर्वत और इधर जो है वो आपका सतपुड़ा। तो यहाँ आपका एक अमरकंटक की चोटी, यहीं से निकलते हुए नर्मदा नदी जो है गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की टोटल लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? तो हमने जब आपको बताया कि गुजरात से शुरू होकर के आपका निकलता है यहाँ पर पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में ही एक जगह है महाबालेश्वर, महाबालेश्वर की चोटी से निकलती है कृष्णा नदी। घग्गर की बात करें तो घग्गर जो है आपका हिमालय से निकलने वाली नदी है। वहीं अगर गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी जो है ये आपका त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। लेकिन सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो कावेरी। और सबसे लंबी अगर बात करें तो सबसे लंबी भी जो है वो गोदावरी ही है। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। हो भी क्यों नहीं, गोदावरी नदी जो है टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला महाराष्ट्र से निकलती है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जाती है, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद जो है ये चली जाती है अरब सागर में। यदि हम बात करें गोदावरी टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वहीं पर आपको पता होना चाहिए गोदावरी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। गोदावरी की सहायक नदियों में जो है वर्धा नदी, पैनगंगा, इन्हीं सब के सम्मिलित जलधारा को कहते हैं प्राणहिता नदी, जो कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम लोग रूपेन नदी की बात करें, रूपेन नदी जो है वो गुजरात में है। वहीं पर बनास नदी जो है वो राजस्थान में है। अभी हमने आपको बताया नर्मदा नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक से, जबकि महानदी जो है, महानदी इस पर की हीराकुंड बांध है, वो निकलती है रायपुर के सिंहावा से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपको एक चीज़ पता होगा, यारलंग टसेंगो जो है ये आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यारलंग टसेंगो। लेकिन जब वो इस तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है, इसका नाम दिया जाता है सियांग। लेकिन जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, यारलंग टसेंगपो जिसको बोलते हैं वही है आपका ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब वो अरुणाचल प्रदेश में पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं तो याद रखिएगा सियांग, और असम में पूछेगा तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। यमुना नदी के बारे में पता होगा, यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी से निकलती है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी से निकलती है।
और इस यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी। देखिए, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। इस तरह के से सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बात करें तो एक मानस जो है, मानस नदी, वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा जो धनसिरी नदी, ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन अगर हम बात करें धनसिरी नदी निकलती कहाँ से है, तो नागालैंड के लैसांग चोटी से निकलती है। नागालैंड के लैसांग चोटी से निकलती है धनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। वहीं हम बात करें व्यास जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। मानस ब्रह्मपुत्र की नदी है, सहायक नदी है। तो आपसे इस तरह से सवाल दे दिया जा सकता है, 4 नदी का नाम दे दिया जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा एक नदी है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा। पूछ लेगा रावी की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा व्यास। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो एक मानस है और दूसरा धनश्री नदी है। इसी तरह से छोटी छोटी और भी सारी नदियां हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी क्या है? तो आप याद रखिएगा क ख तो नहीं, ग घ। क से हो गया कोसी नदी, गंगा की सहायक नदी है। ग से हो गया गोमती, गंडक, ये गंगा की सहायक नदी है। घाघरा, ये भी गंगा की सहायक नदी है। वहीं एक और याद रखिएगा, सोन नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी है। और यमुना, ये तो गंगा की सहायक नदी है ही। तो साथियों, यहाँ तक हमारा टोटल था ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से संबंधित आपका ये सभी सवाल थे। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो कह सकते हैं कि ये सभी सवाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस पर, अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, याद करने की कोशिश करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।